वेलकम क्लास 9th। बेटा आज हम करेंगे फिजिक्स का चैप्टर ग्रेविटेशन। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक बार ऐसा माना जाता है, देखो ये सारी कहानियां हैं, एक्चुअल क्या हुआ था नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि न्यूटन साहब एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। पेड़ भी किस चीज का? सेब का। ठीक है, तो एक सेब उनके ऊपर आके गिरा। ठीक है, अब कहाँ गिरा? सर पे गिरा, साइड में गिरा, मुझे नहीं पता। ठीक है, बस आप ये देखिए कि एक सेब आके गिरा। तो उन्होंने वहां से सोचना स्टार्ट किया, भाई यहीं से हमारी बदकिस्मती स्टार्ट हो गई, हमें पढ़ना पड़ रहा है। ही बिगेन टू थिंक इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एप्पल, इट ऑल्सो अट्रैक्ट अ मून। अब उन्होंने इस चीज को कड़ियां जोड़नी शुरू कर दी कि अगर एप्पल को अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है तो क्या मून को भी अपनी तरफ खींच रहा होगा। एक चीज और नोट करके चलो बेटा, न्यूटन की जो ये थ्योरी थी ना, ये ग्रेविटेशन की जो उन्होंने पूरी थ्योरी दी थी ना, वो केपलर के बेस पे दी थी। किसके बेस पे? केपलर्स लॉ जो है वो प्लैनेटरी लॉ है, यानी हेवनली बॉडीज के लिए है। ठीक है, अब इनमें केपलर साहब ने क्या माना था कि सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर एक एलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं, जहां पे कि सन किसी एक फोकाई पे सिचुएटेड है। एलिप्टिकल पाथ समझ रहे हो ना? है, हालांकि केपलर इस साल हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा समझ जाओ। केपलर ने ये बोला था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर किसी एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बस इसी थ्योरी को उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशन में उतारने की कोशिश की। ये इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, यानी न्यूटन साहब का दिमाग अब चल गया कि भैया इसको इसके साथ हम जोड़ सकते हैं, यानी केपलर को हम ग्रेविटेशन के साथ इस फोर्स के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, कुछ बात समझ में आ रही है? ओके, आ जाओ। तो ऐसे उन्होंने एक थ्योरी दे डाली और जिसे हमें पढ़ना पड़ रहा है, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। भाई साहब बहुत कमाल की चीज है। देखो सुनो, इन्होंने क्या कहा, इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिख लेना। ठीक है, ऐसा ही पेपर में लिखोगे, पेड़ पे नहीं लिखोगे, मैं पेड़ पे ही चढ़ गई। आ जाओ। दिस लॉ स्टेट्स दैट एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स, इस पूरी धरती पे, इस पूरे धरती नहीं, यूनिवर्स में धरती भी आती है। ओके, तो इस यूनिवर्स में हर एक पार्टिकल ना एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। एक बात और नोट करो, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है, रिपल्सिव नहीं होता। अभी समझाऊंगी, आगे समझाऊंगी, पहले इस लॉ को अच्छे से पढ़ लेते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द पार्टिकल्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? कुछ बच्चों के दिमाग में ये नहीं बैठा होगा, पर मैं बताती हूं। अगर आपने मेरे पिछले वाले वीडियोस देखे हुए हैं तो मैंने बताया हुआ है, अब समझेंगे। देखो, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द पार्टिकल, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मासेस ऑफ द पार्टिकल, यानी जो भी मास है। अब यहां पे हमने दो बॉडी की बात की है, तो मास कितने का होगा? दो बॉडी का ही होगा। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो स्क्वायर वाली थ्योरी है ना, ये भी केपलर से ही उठाई गई थी, केपलर्स लॉ से ही ली गई थी। ठीक है, तो ये तो है स्टेटमेंट। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे। मान लो दो बॉडी है जिनका मास कितना है? m1 m2। मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के समझाने की कोशिश कर रही हूं। मान लो एक बॉडी यहां पे है, इसका मास कितना है? m1। दूसरी बॉडी यहां पर है जिसका मास कितना है बच्चों? m2। और इनके बीच में सेंटर से इसके लाइन ज्वाइनिंग, ये चीज जरूर याद रखना। ठीक है, इनके सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस कितना है? मान लो कितना है? r है। ठीक है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जो इन दोनों के बीच में, भाई न्यूटन्स लॉ ने यही तो कहा, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ ने यही तो कहा कि अर्थ के ऊपर जितनी भी बॉडीज हैं वो एक दूसरे पे क्या लगा रही हैं? फोर्स लगा रही हैं। ठीक है, और ये फोर्स कैसे नेचर का है? अट्रैक्टिव नेचर का है, अट्रैक्शन वाला फोर्स है। तो ये बॉडी इस पे फोर्स लगा रही है, ये बॉडी इस पे फोर्स लगा रही है, लेकिन ये जो फोर्स है वो कितने के बराबर होगा? वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, m1 m2। मान लो ये 2 किलोग्राम का होता है, ये 3 किलोग्राम का होता, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। बात समझ में आई? ठीक है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड m2। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? यानी अगर मास ज्यादा होगा, दोनों का मास मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ज्यादा होगा तो लगने वाला फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा। अगर ये मास कम है तो लगने वाला फोर्स भी क्या होगा? कम। देखो, मान लो इस बॉडी का मास, पहला केस लेते हैं, केस फर्स्ट करते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट में मैंने बोला कि इस बॉडी का मास मेरे पास कितना है? 6 किलोग्राम। और इस बॉडी का मास मान लो मेरे पास कितना है? 10 किलोग्राम। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट कितना हुआ? m1 m2 कितना हुआ? 6 × 10 60 किलोग्राम, है ना।
और अगर मैंने दूसरे केस में केस सेकंड ले लिया, ठीक है, और केस सेकंड में एक का मास मैंने 7 किलोग्राम लिया और एक का मास मैंने क्या ले लिया, 20 किलोग्राम ले लिया, ठीक है, ओके। तो M1 M2 इस केस में कितना होगा, 7 × 20 कितना हुआ भैया, 140 kg, ठीक है। तो अब जरा सोच के बताओ कि न्यूटन्स के हिसाब से किसमें हमारे पास ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, इस वाले में, ये 60 किलोग्राम वाले में, या 140 किलोग्राम वाले में। ऑब्वियसली इनके अकॉर्डिंग क्या है कि फोर्स ज्यादा होगा अगर दोनों के बीच में मास का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ज्यादा। तो समझ में आ रही है बात। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of the masses of the body and inversely proportional to the square of a distance between them। यानी अगर दूरी ज्यादा कर दोगे, इनको उठा के अगर ज्यादा दूर ले जाओगे, है ना, तो लगने वाला फोर्स क्या होगा, कम। कितने से कम, स्क्वायर से। यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, 1/2 से क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। जब ये इधर जाएगा 1/2 आएगा, ये जानते हो, इतना मैथ्स तो आता होगा, है ना। अब फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो, कंबाइन कर दो। उन्होंने यही इन्हीं दोनों पे बात की, तो इसको और इसको क्या कर दो, कंबाइन कर दो। कंबाइन करोगे तो M1 M2 ऊपर आ गया, R² कहां चला गया, डिवीजन में चला गया, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान है, ये जो निशान है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान है, ठीक है। जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है, अपनी जगह पे क्या दे जाता है, एक कांस्टेंट छोड़ जाता है ना। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, इसकी जगह पे मैंने क्या लगाया, इक्वल टू, और उसको इसकी जगह पे क्या लगा दिया, G, कैपिटल G। स्मॉल g मत लगाना बच्चों, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अगले लेक्चर में बोलूंगी, ठीक है, अगले लेक्चर में समझाऊंगी। प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, यहां पे क्या लगा दो, कैपिटल G। कैपिटल G क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है भैया, ये हर जगह पे फिक्स रहेगा, चाहे तुम कहीं पर भी चले जाओ, ठीक है। तो F = G M1 M2 अपॉन R², याद रहेगा ना, ये कैपिटल G ही लगेगा हर हालत में, ठीक है, ओके। वेयर G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बहुत सी बुक में या कोई और टीचर जो पढ़ाएगा वो शायद ये भी बोल सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि इस तरफ क्या है, फोर्स। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, यानी कि इस G को हम फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट आप हर जगह पे अलग अलग तरीके से पढ़ोगे। तो यहाँ पे इसका खास नाम दो, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट। इस लॉ को यूनिवर्सल लॉ भी बोला जाता है बालकों। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ना ये हर जगह पे वैलिड है, हर पार्टिकल पे वैलिड है, हर टेम्परेचर पे वैलिड है, और हर प्रेशर पे वैलिड है, यानी कि हर चीज पे ये वाला फोर्स वैलिड है। इसीलिए इस लॉ को यूनिवर्सल लॉ या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ बोला जाता है। क्लियर, यहां तक बात क्लियर, ओके। नोट्स कर लेना, नोट बना लेना यहां से अपने। इसमें कुछ चीज नोट करने की है। एक बात तो ये नोट करो, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये म्यूचुअल है। म्यूचुअल का मतलब ये है भाई साहब, ये इस पे जितना फोर्स लगा रहा है, ये भी उस पे उतना ही फोर्स लगा रहा है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, है ना। ये इस पे अगर दोनों बराबर बराबर मासेस हैं तो इक्वल ही फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर एक कम और एक बड़ा है तब भी फोर्स लग रहा है। कैसे, ये इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, ये भी इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। अभी बताते हैं, ये फोर्स काफी छोटा होता है इसलिए दिखता नहीं है, यानी कि इस कमरे में पड़ी हुई हर कुर्सी, मेज, टेबल, आप जहां पे बैठ के पढ़ रहे हो, देख रहे हो वीडियो, वहां पे हर चीज आप पे क्या लगा रही है, फोर्स, लेकिन वो आपको क्या नहीं महसूस होगा, दिखेगा नहीं। बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो ये याद रखना, 4 तरह के फोर्स आपको पढ़ाए जाएंगे। उसमें से जो ये ग्रेविटेशन फोर्स है ना, वो हमेशा ही किस नेचर का होगा, अट्रैक्टिव, कभी रिपल्सिव नहीं होगा, ओके। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज म्यूचुअल, यानी आपस में लगेगा, एंड एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पार्टिकल्स। 2 पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में लगेगा, यानी इन दोनों के बीच में लगेगा। ऐसा नहीं कि उठ के इधर कहीं और लग रहा है, इधर कहीं और लग रहा है, बस समझे, इनके बीच में इस लाइन ज्वाइनिंग पे ही इनका फोर्स लगने वाला है, ओके। मेरे ख्याल से क्लियर है यहां तक। चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा। ओके बच्चों, तो फाइंड आउट करते हैं कि कैपिटल G की वैल्यू कितनी है। भाई कैपिटल G की वैल्यू जो है ना, एक इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश ने फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो इन्होंने लैब में जाके प्रैक्टिकली कुछ मेजर किया है, और उसके बाद इन्होंने एक वैल्यू निकाली है G की, जो आपको याद रखनी पड़ेगी। पेपर में कई बार ये वैल्यू दी हुई होती है, कई बार नहीं भी दी हुई होती। देखो, अगर 2 बॉडीज का मास हमने M1 M2 को कितना ले लिया, 1-1 किलोग्राम का, और R को यानी कि बीच की दूरी को हमने कितने की ले ली, 1 मीटर की। देखो, मान लो ये 2 बॉडीज है ना, अभी हमने बताया था ना, अभी M1 है M2 है, इनके बीच का डिस्टेंस हमने कितना ले लिया, R। तो मान लो कि बॉडी का जो मास है वो कितने किलोग्राम का ले लिया, 1, और जो उनके बीच की दूरी है वो कितनी ले ली हमने,
1 मीटर, ठीक है। तो F इज इक्वल टू फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना जी। तो यहां से अगर G निकालोगे तो ये आर स्क्वायर यहां चला गया, F इंटू आर स्क्वायर, और m1m2 कहां पे आ जाएगा, नीचे। भाई इतना समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आए समझ में तो कमेंट में जरूर लिख देना, मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगी, मैं हर बार बोलती हूँ इस चीज को, ठीक है। तो G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर m1m2, ठीक है। अब अगर हमने ये m1 m2 को हमने कितना कितना माना, 1 किलोग्राम का, तो m1 को भी 1 रखो, m2 को भी 1 रखो, और बीच की दूरी को हमने कितना माना, 1 मीटर, तो यहाँ पे 1 रख दिया, ठीक है। सब काट दो, और ना देखो मैंने यहाँ पे यूनिट्स भी लिख ली। फोर्स को किस में मेजर करते हैं, बोलो 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 बोलो, फोर्स को न्यूटन में, तो न्यूटन फोर्स की यूनिट आ गई। डिस्टेंस आर क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस, उसको कितना रखा, 1, है ना, ठीक है ना। और डिस्टेंस को मापोगे किसमें, मीटर, तो ये मीटर का क्या हो गया, स्क्वायर। मास भी किलोग्राम में, वही ये वाला मास किलोग्राम में, मास किलोग्राम में एक एक रखा है ना, तो ये कितना हो गया, किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो मेजर करके पता चला कि ये जो फोर्स आता है, ये फोर्स कब, जब दो बॉडी का मास, दो बॉडीज का मास कितना हो, एक एक किलोग्राम का, और डिस्टेंस कितने का हो, 1 मीटर का, तो ये जो फोर्स होता है ये इतने के बराबर आता है, यानी 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो अगर हम इन सबको ऐसे रखेंगे तो यहाँ पे जी एफ के बराबर आ रहा है। ये तो सारी चीज ये हो गई ना, 1 हो गई, ठीक है। फोर्स जी इज इक्वल टू एफ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। भाई ये ना सारा यूनिट है, तो जी किसके बराबर हुआ, एफ के बराबर। तो अगर एफ इतना है तो जी की वैल्यू भी यही आनी चाहिए, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, करेक्ट, ओके। आ जाओ, अब यहां पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसको नोट करो। वाई इज ग्रेविटेशनल फोर्स यूजुअली अननोटिसेबल। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है लेकिन हम नोटिस क्यों नहीं कर पा रहे। मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि इस धरती पे हर पार्टिकल एक दूसरे पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, लेकिन वो हम नोटिस नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं नोटिस कर पा रहे, कारण देखो, जो ये फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये बहुत अगर हम छोटी छोटी मास की बॉडी ले ले, भाई बहुत कम मास वाली चीज ले ले, मान लो कुछ किलोग्राम में, 60 किलोग्राम में, 50 किलोग्राम में, 100 किलोग्राम में, ये सारे छोटे छोटे मासेज हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रही हूँ, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। तुम्हारा मास अगर मैं अर्थ के मास के मुकाबले देखूं ना, तो तुम्हारा मास पॉइंट मास होगा बच्चे, बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये जब हम बहुत छोटी बॉडीज पे बात करते हैं, यानी जिनका मास बहुत कम हो, इज सो लेस दैट इट कैन ओनली डिटेक्टेड विद वेरी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। इतने कम मास में, बहुत छोटे छोटे मासेस में जो फोर्स लगता है ना, वो इतना कम होता है कि उसको हम यूजुअली नोट नहीं कर पाते। उसको नोट करने के लिए बहुत बढ़िया तरीके की मशीन चाहिए जो आसानी से उसको ऑब्जर्व कर पाए। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा परेशान मत हो। हमने कहा कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स नोटिसेबल क्यों नहीं होता, तो मान लो कि दो बंदे ले लो, ठीक है किडनैप कर लो, ठीक है, कितने कितने के, 60 किलोग्राम वाले, ठीक है। तो 2 persons ईच वेइंग 60 kg, ओके, और उनके बीच में दूरी कितने की, मान लो 1 मीटर की। मैं ड्राइंग बनाऊंगी, बेशक तुम हंसो चाहे कुछ भी करो। देखो भैया, ये बन गए इसके हाथ और ये बन गई इसकी टांगे, एक आदमी यहाँ पे और एक आदमी यहाँ पे, ठीक है। अब हंसना नहीं, बहुत जोर जोर से हंसी आ रही होगी, ठीक है। और इनके बीच में डिस्टेंस कितने का, मान लो 1 मीटर का। इसका मास कितने का, 60 किलोग्राम का, और इसका भी मास कितने का बच्चों, 60 किलोग्राम का, ठीक है। तो इनमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स जरा मेजर करते हैं हम। अभी फॉर्मूला क्या किया, एफ इज इक्वल टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी की वैल्यू कितनी, 6.67 10⁻⁻11। प्लीज यस को याद कर लो। ठीक है। और m1 हमने कितना लिया, 60, m2 भी हमने कितना लिया, 60, बीच में दोनों की दूरी कितनी ले ली, 1 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये कितना आ रहा है, 2.40 10⁻⁻7 न्यूटन। -7 न्यूटन। बात समझ में आ रही है, यानी कि इतनी बार 7 से, भाई क्या हुआ, 2.40 और यहाँ पे 10 की पावर 7, इतने जीरो से डिवाइड करोगे तब जाके वो फोर्स दिखेगा। तो सोचो कितना छोटा फोर्स है बाबा, है ना, बहुत छोटा फोर्स है ना, दिखेगा क्या। ओके, करो आगे। हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखो ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या 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 फायदा है इसका, क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर आ जाए पेपर में तो भैया बहुत सी चीज समझो। भाई जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, जितने भी प्लैनेट्स सन के अराउंड, जितने भी प्लैनेट्स हैं, चाहे वो मून है, अरे भैया अर्थ है, अर्थ के चारों ओर कौन है, मून है ना, ये और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं तुम्हारे, ये प्लूटो जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो सारे के सारे इसी वजह से मूव करते हैं। भाई ये जो सन है ना, सन और अर्थ के बीच में क्या होगी, दूरी होगी। तो ये डिस्टेंस हो गया,
और दोनों का क्या है, मास है, ठीक है। ये क्या करवाएगा, इसको रोटेट करवाएगा, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स लगवाएगा। नई बात समझ में आ रही? चलो इसको तो मैं बाद में डिस्कस करूंगी, ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी वीडियो काफी बड़ा जा रहा है, आप लोग भागना स्टार्ट करोगे, ठीक है। चलो करते हैं, आओ बस मेरे को याद दिला देना, ठीक है। द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, ये फोर्स जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी वजह से हम जमीन पे जुड़े हुए हैं। भाई तुम ऊपर की तरफ भी कूदोगे, ऊपर की तरफ जंप करोगे तो वो नीचे ही तो आओगे, है ना। तो अर्थ ने हमें जोड़ रखा है किस फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। बाकी बात समझ में आ रही है? द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, ये सारे के सारे मोशन किसकी वजह से होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ओके, और फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स, ये जो ज्वार भाटे तैयार होते हैं ना, हाई टाइड्स लो टाइड्स जो होते हैं ना, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होते हैं, यानी कि कोई ना कोई फोर्स तो उसको खींचता होगा। बात समझ रहे हो बेटा? यानी एक मोटी मोटी सी बात आप समझ के जाओ कि जो ग्रेविटेशन है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो मासेस की वजह से होता है, बॉडी के मासेस की वजह से होता है। याद रहेगा? चलो ओके, आज यहीं तक रखते हैं, कल के वीडियो में कुछ और देखेंगे।